नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में टेक्सास राज्य अलग क्यों होना चाहता है। टेक्सास एक बहुत बड़ा राज्य है, यूएस से अलग होने की चर्चा वहां पर चल रही है। क्या ये पॉलिटिकली पॉसिबल है और भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? यूएस और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या डिफरेंसेस हैं जो राज्यों को अलग होने की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं, इन सभी पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिया और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों में सिसेशन को लेकर क्या बातें कही गई है उनको हम कंपेयर करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ और अपडेट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर 11 आज रात 8 बजे होने वाला है। उसका लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। अमेरिका के टेक्सास राज्य में रिपब्लिकन पार्टी, जो वहां पर रूलिंग पार्टी है, उसमें एक प्रस्ताव लाया गया है कि टेक्सास अमेरिका से अलग हो जाए। अलग होना या फिर सिसीड करना, ये टेक्सास में कोई पहली बार चर्चा नहीं हो रही है। टेक्सास पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था और वहां पर कई बार अलग होने की बातें हो चुकी है, लेकिन इस बार क्या अलग है वो मैं आपको बताता हूं। तो रिपब्लिकन पार्टी हमेशा टेक्सास में पावर में रहती है। टेक्सास इज अ रिपब्लिकन स्टेट। अब टेक्सास कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है। एरिया अनुसार ये अलास्का के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है यूएस का। और अगर आप इन 48 स्टेट्स में देखें तो मेन लैंड जिसको कहा जाता है यूएस का, वहां पर ये सबसे बड़ा राज्य है एरिया के अनुसार। और आबादी में कैलिफोर्निया के बाद इसका दूसरा नंबर आता है। सो इट इज अ वेरी बिग स्टेट ऑफ यूएसए। बहुत बड़ा राज्य है एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन के अनुसार बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहां पर बेस्ड हैं। तो टेक्सास का अलग होना एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा यूएस के ऊपर। अब टेक्सास की हिस्ट्री क्या है वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। टेक्सास हमेशा से अमेरिका का पार्ट नहीं रहा है। जब अमेरिका की स्थापना हुई थी तो यहां पर केवल 13 कॉलोनीज थी जिन्होंने अमेरिका बनाया। धीरे धीरे ये नए एरियाज को अपने देश के साथ जोड़ते गए। और ये वाला जो क्षेत्र है जो आज टेक्सास कहलाता है, ये पहले मेक्सिको का पार्ट था। तो मेक्सिको की जो कॉलोनी थी इसमें ये पूरा टेक्सास, कैलिफोर्निया सब शामिल था। लेकिन मेक्सिको से ये टेरिटरीज इंडिपेंडेंट हो जाती हैं या फिर यूएस इन्हें लड़ाई में जीत लेता है। तो याद रखिए, टेक्सास पहले मेक्सिको का पार्ट था और ये सारी जो वेस्टर्न यूएस की टेरिटरीज हैं ये मेक्सिको का ही हिस्सा हुआ करती थी। 1836 में टेक्सास के लोगों ने अपने आप को मेक्सिको से अलग कर लिया। टेक्सास के लोगों का कहना था कि हमारी कल्चरल पहचान अलग है, हम थोड़े अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ रहना चाहते हैं। तो इन्होंने अपने आप को मेक्सिको से इंडिपेंडेंट कर दिया। डिटेल्ड हिस्ट्री क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेक्सिको पीसीएस वालों के लिए काम का है। लेकिन उसमें बहुत लंबा प्रोसेस था एक इंडिपेंडेंस का उनका। और फिर 9 साल तक टेक्सास इंडिपेंडेंट रहता है। इट वाज द रिपब्लिक ऑफ टेक्सास, एक अलग देश था जो यूएस और मेक्सिको के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था। हालांकि टेक्सास में आजादी के तुरंत बाद दो अलग अलग पॉलिटिकल डिस्कशन चालू हो जाते हैं। एक पॉलिटिक्स के जो लीडर्स थे, वो एक तरफ के जो लीडर्स थे वो कह रहे थे कि टेक्सास को हमेशा आजाद रहना चाहिए। दूसरी तरफ के लीडर्स का कहना था कि टेक्सास की भलाई इसमें है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जुड़ जाएं। तो आजाद होते ही तुरंत इनकी आपस में फूट पड़ गई थी कि क्या करना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहें या यूएस के साथ जुड़ जाएं। और अल्टीमेटली यूएस के साथ इन्होंने जुड़ने की अर्जी दी और 1845 में अमेरिका ने कहा कि आ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। तो 9 साल तक टेक्सास एक अलग देश रहा और 1845 में टेक्सास यूएस का हिस्सा बन जाता है। और इससे मेक्सिको इतना नाराज होता है कि मेक्सिको और यूएस के बीच में एक लड़ाई छिड़ गई। देयर वाज द मैक्सिकन अमेरिकन वॉर ऑफ 1846। तो जो अभी आप हालात देख रहे हो ना कि रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है, कुछ टेरिटरी अपने हाथ में लेना चाह रहा है, कुछ ऐसी ही हरकतें अमेरिका ने करी हैं आज से 150 साल पहले, 170 ईयर्स बैक। लेकिन ये होता है कि वक्त के साथ लोग चीजें भूल जाते हैं, कई बातें भुला दी जाती हैं, इतिहास में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती उन्हें। बट यूएसए वाज आल्सो डूइंग काइंड ऑफ सिमिलर थिंग्स बैक इन 19th सेंचुरी। अमेरिका से जुड़ने के 15 साल तक तो सब कुछ अच्छा रहा, बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन 1860 आते आते दक्षिणी अमेरिकी राज्यों ने स्लेवरी के कारण अमेरिका से अलग होने की ठान ली। इसकी अपनी एक अलग कहानी है, किसी दिन आपको मैं बताऊंगा कि कैसे यूएस सिविल वॉर हुआ। अभी के लिए बस इतना जान लो कि अमेरिका के कई राज्य इंडिपेंडेंट होना चाहते थे और इन्होंने अपना नया देश बना लिया, कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये यूएसए से अलग होकर सीएसए बना लेते हैं। और कारण क्या था? मेनली स्लेवरी। ये चाहते थे राज्य की स्लेवरी चलती रहे, गुलाम प्रथा चलती रहे। और उत्तरी राज्य चाहते थे कि नहीं, गुलामी नहीं होनी चाहिए, एवरीबडी शुड बी फ्री। इनके बीच में एक युद्ध होता है, 4 साल लंबा युद्ध चलता है। 1865 में युद्ध समाप्त हुआ और सीएसए इसमें हार जाता है और फिर से ये राज्य जुड़ जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 1870 में टेक्सास फिर से ऑफिशियली यूएस का हिस्सा बन जाता है। इन राज्यों को कुछ समय के लिए निकाल दिया गया था यूनियन से, लेकिन बाद में इन्हें फिर से जोड़ दिया गया। 1870 के बाद से 150 सालों से टेक्सास आज भी यूएस का हिस्सा है। लेकिन पहले इंडिपेंडेंट रहने के कारण यहां पर समय समय पर हर 10-20 सालों में यह चर्चा उठ जाती है कि टेक्सास को फिर से इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। खास करके चर्चा तब उठती है जब इन्हें केंद्र सरकार से कुछ समस्या होती है। तो रीसेंट समस्या हुई इन्हें 2020 के चुनाव में। आप सभी को यह बात पता होगी कि डोनाल्ड ट्रंप वो चुनाव हार गए थे। रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं डोनाल्ड ट्रंप।
डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव हारना टेक्सास के रिपब्लिकन्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि चुनाव में धांधली हुई है, उस चुनाव को कैंसिल किया जाए। बात वहां से शुरू हुई थी और पिछले 1.5 साल से लगातार ये चर्चा चलते चलते अब यहां तक आ गई है कि टेक्सास के रिपब्लिकन्स ये प्रस्ताव ला रहे हैं कि अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं, टेक्सास में इलेक्शंस होंगे नेक्स्ट ईयर, उन इलेक्शंस के साथ एक और वोट डाल दिया जाए। तो चुनाव में जहां आपको प्रतिनिधि चुनने होते हैं अपने, उसके साथ साथ एक ऑप्शन और डाला जाए कि क्या टेक्सास को अलग होना चाहिए या नहीं। तो ये एक रेफरेंडम कराना चाह रहे हैं टेक्सास के लोगों में, दैट वी शुड बिकम इंडिपेंडेंट। तो जैसे आपको याद होगा 2014 में स्कॉटलैंड में एक इसी तरह का प्रस्ताव हुआ था और उस पर वोटिंग हुई थी। स्कॉटिश रेफरेंडम उसे कहते हैं। स्कॉटलैंड भी आजाद होना चाहता था यूके से, हालांकि वो प्रस्ताव फेल हो गया और स्कॉटलैंड आज भी यूके के साथ जुड़ा हुआ है। पर कुछ उसी तरह का प्रस्ताव ये टेक्सास में भी लाना चाह रहे हैं। सफल होंगे या नहीं ये देखना होगा अगले साल, लेकिन अभी के लिए हमें डिस्कस ये करना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि फेडरल पॉलिटी किस तरह से काम करती है। तो देखिए, फेडरेशन यानी कि संघ दो तरह के होते हैं दुनिया में। पहला प्रकार का संघ है इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन यानी कि जो जुड़कर संघ बना है। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स। तो अमेरिका जब आजाद हुआ था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, उस समय 13 अलग अलग ब्रिटिश कॉलोनीज थी जिन्होंने एक साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी और आजाद होकर यह डिसाइड किया कि हम 13 कॉलोनी मिलकर एक देश बनाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस तरह के इंटीग्रेशन वाले जो संघ होते हैं ये दुनिया में बहुत रेयर हैं, बहुत ही कम है। यूएस इसका सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे देश हैं जिनमें ये वाला सिस्टम काम में आया था, लेकिन वो जनरली फेल हो जाता है। तो यूएस एक बहुत बड़ा अपवाद है इस मामले में कि वो एक इंटीग्रेशन के तरीके से बनने वाला यूनियन है और आज भी लगभग 250 साल बाद बहुत ही मजबूती से चल रहा है। सो इट्स अ यूनियन फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर एक साथ आने का मकसद यही होता है कि इकोनॉमी इंटीग्रेट होकर मजबूत होती है। दूसरे तरीके के यूनियंस होते हैं जो डिसइंटीग्रेशन से बनते हैं। जो बड़ा यूनियन है उसे तोड़कर छोटे छोटे स्टेट्स बनाए जाते हैं। ये वाला जो पैटर्न है यूनियन का, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। इसे आप कनाडा में देख सकते हैं, भारत में देख सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि एक बड़ा राज्य है, राज्य यानी कि एक देश है, यूनिटरी स्टेट है, और उसमें अलग अलग स्टेट बनाए गए और उन स्टेट्स को कुछ पावर दी जाती है। तो फेडरेशन कैसे बना है? एक मजबूत देश था, लेकिन उसने गवर्नेंस के लिए, सरकार चलाने के लिए अपने अलग अलग हिस्सों को कुछ ताकतें दे दी, यानी कि राज्य बना दिए, और उन राज्यों को ऑटोनॉमी, स्वायत्तता दे दी गई है और वो प्रोविंसेस या स्टेट्स के रूप में काम करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल कनाडा है। तो अमेरिका और कनाडा ये दोनों पुरानी डेमोक्रेसीज हैं, इसीलिए मैं इनका एग्जांपल ले रहा हूं। अमेरिका ऑलमोस्ट 250 साल हो चुके हैं इसे बने हुए। पहले 13 राज्य थे, बढ़ते बढ़ते अब 50 हो चुके हैं, और कई देशों में इसे एक मॉडल फेडरेशन के रूप में देखा जाता है। ऐसा संघ जहां पर राज्यों के पास भी अच्छे अधिकार हैं, केंद्र सरकार के पास भी अधिकार है और स्टेबल डेमोक्रेसी चल रही है, ऐसे संघ के उदाहरण में हमेशा यूएस का नाम लिया जाता है। दूसरी ओर कनाडा वाला मॉडल है, तो कनाडा भी एक संघीय प्रणाली पर चलता है। इट्स ऑल्सो अ फेडरेशन। और यहां पर भारत वाला सिस्टम है, मजबूत केंद्र सरकार, लेकिन राज्यों को भी काफी शक्तियां दी गई है। अब इन दोनों ही प्रकार की संघीय प्रणालियों में क्या राज्य अलग होने का अधिकार रखते हैं? तो वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री कि उस देश के संविधान में क्या बात कही गई है। पहले भारत का एग्जांपल देखते हैं। भारत राज्यों से जुड़कर बना है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन वहां पर यूनियन का मतलब कुछ और है, यूएस वाला यूनियन नहीं है। तो देखिए, हमारे संविधान में पहली बात तो कहीं भी संघीय प्रणाली या फेडरेशन का एग्जैक्टली जिक्र नहीं किया गया है। द टर्म फेडरेशन हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 सीधे तौर पर कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का एक संघ है, लेकिन फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल यहां पर नहीं किया गया है। भारत जब आजाद हुआ था तब ब्रिटिश इंडिया में बहुत सारे प्रांत थे, जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, बंगाल, यहां पर बॉम्बे, मद्रास, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जो आपको यहां रेड कलर में नजर आ रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने इन्हें आजादी नहीं दी थी। यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, इन्हें आजादी नहीं दी गई थी। आजादी दी गई थी ओवरऑल इंडिया को। तो इन राज्यों को अलग से आजादी नहीं दी गई। प्रिंसली स्टेट्स का मामला अलग था, उन्हें अलग से आजादी दी गई थी और फिर ऑप्शन दिया गया था कि जो ज्वाइन करना है कर लो। लेकिन बाकी का जो पूरा भारत है उसको एक साथ आजादी दी गई। तो इंडिया में ट्रांसफर ऑफ पावर इन राज्यों की सरकारों को नहीं हुआ था, प्रांतीय सरकारों को नहीं हुआ था, सीधा केंद्र की सरकार को हुआ था। इसीलिए भारत एक ऐसा राज्य है जहां पर यूनियन ज्यादा ताकतवर है, यूनियन को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ और फिर उस यूनियन सरकार ने यह तय किया कि इन राज्यों को हम पावर देंगे कि आप अपने अनुसार ये शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गवर्नेंस कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, लॉ एंड ऑर्डर राज्यों के हाथ में दे दिया गया। तो जब हमारा संविधान बन रहा था, ये सब प्रक्रिया आजादी के तुरंत बाद चल रही थी, तब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने ये फ्रेज बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल किया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसको लेकर काफी लंबी बहस भी हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में।
तो कई लोगों ने कहा कि क्यों ना फेडरेशन ऑफ स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया जाए। यूएस जैसा मॉडल हम इंडिया में अपनाते हैं, क्योंकि भारत में भी बहुत विविधता है। मद्रास और बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंसेस सभी में बहुत सारी भाषा, बोली, हर तरह के डिफरेंसेस हैं। तो इसको लेकर बहुत चर्चा होती है, लेकिन अल्टीमेटली सभी ने ये डिसाइड किया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। कारण कि इंडिया एक ऐसा फेडरेशन नहीं है जो राज्यों के बीच में हुई सहमति से बना है। जैसे अमेरिका के केस में यह हुआ था कि 13 कॉलोनीज आजाद हुई और फिर उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक देश बनाएंगे। भारत के केस में उल्टा है, देश पूरा आजाद हुआ और देश ने डिसाइड किया, केंद्र ने डिसाइड किया कि ये राज्य ये शक्ति लेगा। तो इसीलिए भारत में हम फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरा, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। देयर इज नो राइट टू सिसेशन। सिसीड करना यानी कि देश से अलग हो जाना, इंडिपेंडेंट हो जाना, इसका अधिकार भारत का संविधान किसी राज्य को नहीं देता है। चाहे आप रेफरेंडम करा लें, रेफरेंडम की बातें कर लें, रेफरेंडम सक्सेसफुल भी हो जाए, फिर भी भारत का संविधान यह अनुमति बिल्कुल नहीं देता है कि कोई भी राज्य या प्रिंसली स्टेट जो भारत के साथ 1947 के बाद जुड़ा वो अलग हो सके। दैट इज नॉट अलाउड। इसीलिए भारत को कहा जाता है एक ऐसा संघीय देश जहां पर देश तोड़ा नहीं जा सकता। द यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल। ये मॉडल कनाडा वाला मॉडल है, अमेरिका वाला नहीं है। कनाडा वाले और भारत के मॉडल में क्या समानताएं हैं ये भी देख लेते हैं। पहला, जिस प्रकार से संघ बनाया गया था, द वे ऑफ फॉर्मेशन, वो क्या था कि देश आजाद हुआ और उसके बाद उसने अपने राज्यों को या प्रोविंसेस को शक्तियां दी। सो इट वाज फॉर्म्ड बाय द वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, सेकेंड वाला तरीका। दूसरा, शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है संघ को बताने के लिए, दर्शाने के लिए, वो यूज होता है यूनियन, ना कि फेडरेशन। तो भारत और कनाडा दोनों यूनियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। भारत भी करता है, कनाडा भी करता है। तीसरा, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। भारत और कनाडा दोनों में केंद्र की सरकार, संघीय सरकार ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा शक्तिशाली है, उसके पास राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा पावर्स हैं। यह पूरा मुद्दा कुछ महीने पहले भी चर्चा में था जब विपक्षी नेता राहुल गांधी ने यह बात कही थी कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स लाइक यूरोप। तो यह स्टेटमेंट गलत है, इट इज पार्शियली इनकरेक्ट। क्योंकि ये बात तो सही है कि नेशन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इससे हम कहीं ना कहीं एग्री कर सकते हैं, लेकिन इंडिया यूरोप की तरह नेशन नहीं है, यूरोप की तरह यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है। संघीय प्रणाली भारत की अलग तरह से काम करती है, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको अच्छे से मालूम ही होगा। तो ये लाइन हम जानते हैं भारत के लिए इस्तेमाल करी जाती है, दैट इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। भारत एक ऐसा संघ है जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसके संगठक राज्य तोड़े जा सकते हैं, डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं। और ये सारे अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में होते हैं। एक्चुअली पार्लियामेंट के हाथ में होता है, बट पार्लियामेंट इज इक्वल टू यूनियन गवर्नमेंट, वी कैन से दैट। तो यूनियन के पास ये शक्ति है कि वो राज्यों को चेंज करे, उनका नाम बदल दे, उनके बॉर्डर्स बदल दे, और ये सब होता भी है, कई बार होता है। रीसेंट एग्जाम्पल आपने देखा होगा, 2 रीसेंट एग्जाम्पल देखते हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट को विभाजित किया गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। दादरा नगर हवेली और दमन दीव 2 यूनियन टेरिटरीज को जोड़कर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये यूनियन के पावर को दर्शाता है। दूसरी ओर अगर हम अमेरिका को देखें तो यूएस के लिए ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। इट इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ना तो यहां पर राज्यों को तोड़ा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, और राज्य भी नहीं तोड़ा जा सकता है। सो यूएस इज ऑल्सो एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन बट विथ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इंडिया में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स हैं, यहां पर राज्यों की बाउंड्रीज को छेड़ा जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। यूएस में अगर किसी राज्य को विभाजित करना है तो यह केवल तब पॉसिबल है जब वो राज्य खुद संघीय सरकार को कहता है कि हमें 2 हिस्सों में विभाजित कर दो। मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि कल को कैलिफोर्निया ये कहे कि हमें नॉर्थ और साउथ कैलिफोर्निया में डिवाइड कर दीजिए, तो फिर संघीय सरकार ये कर सकती है। लेकिन अभी तक 250 साल के इतिहास में अमेरिका के किसी राज्य ने ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करी है। ऑफकोर्स कोई राज्य नहीं कहेगा कि हमें डिवाइड कर दो, अभी तक तो नहीं किया है, भविष्य का हम कुछ नहीं कह सकते। तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में यह ऑप्शन है कि अगर वो राज्य खुद कहे तो फिर उसके बॉर्डर्स को छेड़ा जा सकता है, 2 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, वरना संघीय सरकार कैसे भी स्टेट को टच नहीं कर सकती। यह यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। अमेरिका के संविधान में यह बात साफ लिखी हुई है कि जो राज्य संघ के साथ जुड़े थे, जो यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेट्स हैं, वो जुड़े ही इस आधार पर है कि उनके साथ कभी कोई बदलाव नहीं होगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो पुरानी 13 कॉलोनीज थी, उन 13 कॉलोनीज के बॉर्डर ऑलमोस्ट अनचेंज्ड हैं। पिछले 250 सालों से उनके वही बॉर्डर चले आ रहे हैं जो उन्होंने ज्वाइन किया था तब बॉर्डर थे, उनके साथ कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इस पर साफ है। जहां तक बात है यूएस से बाहर निकलने की, तो इसको लेकर
यूएस में शुरुआती 50 सालों में बहुत बहस हुई थी। जब अमेरिका की स्थापना हुई उसके बाद जो शुरुआती 50 साल थे उसमें कई राज्यों ने कहा कि हमें अलग देश बनाना है। छोटे मोटे झगड़े हो जाते थे तो कह देते थे बड़े भैया से कि अरे भैया हमें तो अलग घर बनाना है। इसी बात पर 1861 में वहां सिविल वॉर भी होता है। सिविल वॉर की समाप्ति के बाद फिर से ये मुद्दा उठा कि कल को कोई और राज्य इकट्ठा होकर कहेंगे कि हमें तो अलग यूएसए बनाना है, कॉन्फेडरेट स्टेट्स बनाने हैं, मतलब ये सिविल वॉर फिर हो सकता है 10 20 30 सालों में। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया। अमेरिका की अदालत में एक केस गया था टेक्सास वर्सेस वाइट। तो उस समय भी टेक्सास ने ही कहा था कि हमें अलग होना है। 1869 में टेक्सास भी अलग होना चाह रहा था। तो टेक्सास ने कहा कि हमें अलग होना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिलैटरल सेसेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि राज्य अपनी तरफ से यूनाइटेड स्टेट से अलग नहीं हो सकते। यूनिलैटरली आप अलग नहीं हो सकते। हां, अगर संघ भी कहता है कि आप अलग हो जाओ, और संघ में केवल संघीय सरकार नहीं बल्कि सारे राज्य मिलकर ये कह रहे हैं, पूरे संघ के बाकी के स्टेट से कह रहे हैं कि हाँ इस राज्य को बाहर कर देते हैं, तो फिर उस राज्य को अलग किया जा सकता है, उसे इंडिपेंडेंस दी जा सकती है, या किसी पड़ोसी देश में शामिल होना है तो उसकी मर्जी है। यू कैन सिसीड, यू कैन लीव द यूनियन, आप यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ सकते हैं अगर सारे राज्य सहमति दे दें तो। या फिर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वो आज भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, रेवोल्यूशन। अब ये रेवोल्यूशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इसको लेकर यूएस में आज भी डिबेट है, आज भी वहां पर डाउट्स चल रहे हैं। तो रेवोल्यूशन क्या हो सकता है? क्या उन्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन चाहिए कि लोग सड़कों पर आ जाएं, किसी का गला काट दें, तब रेवोल्यूशन माना जाएगा? क्या ऐसा होगा तब राज्य अलग हो सकता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स के इस फैसले में, सुप्रीम कोर्ट के टेक्सास वर्सेस वाइट फैसले में साफ कहा गया था कि संविधान तो कहीं पर भी सेसेशन की बात नहीं करता। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी राज्यों के अलग होने की कोई बात नहीं करी गई है कि ये प्रक्रिया है, ये आर्टिकल नंबर है, देयर इज नथिंग मेंशन्ड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेसेशन अलाउ करेंगे केवल 2 कंडीशन में, या तो वहां पर कोई रेवोल्यूशन हो जाए, क्रांति आ जाए, या फिर बाकी के सभी राज्य मिलकर यह तय करें कि किसी एक राज्य को बाहर करना है। दैट्स इट, केवल ये 2 कंडीशन है। तो टेक्सास अपनी मर्जी से, यूनिलैटरली अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता है। और अगर ये वहां की रिपब्लिकन पार्टी इस प्रस्ताव को पारित कर भी देती है तो भी अलग नहीं हो सकते वो। टेक्निकली दे कैन नॉट गो सेपरेट वेज। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। यूपीएससी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाते हैं। प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं। आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसमें महिपाल कोड का इस्तेमाल करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो यू कैन यूज दिस डिस्काउंट टू अवेल द बेस्ट कोर्सेज ऑन अनअकैडमी। यूपीएससी और अन्य एग्जाम सभी के कोर्सेज में आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। प्लस आइकॉनिक दोनों तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि ऑप्शनल और जीएस दोनों की तैयारी आपकी एक साथ हो जाएगी। ऑप्शनल को अलग से पढ़ना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है कौन सा कोर्स क्या बेहतर है, किस तरह से तैयारी करनी है, ये सारे डाउट्स आपके इस फोन नंबर पर सॉल्व हो जाएंगे। जस्ट कॉल ऑन दिस फोन नंबर। अभी हमारा एक मेगा एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है जिसमें आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी सभी कोर्सेज के साथ, तो इसका आप फायदा उठाइए। सीएससी एश्योर का भी फायदा उठाइए। हमारी मेंस टेस्ट सीरीज चल रही हैं, इन पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू आर यूजिंग दिस कोड महिपाल। सारे कोर्सेज ईएमआई पर अवेलेबल हैं। 6 जुलाई से नए बैचेस बने हैं। मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है 6 जुलाई से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। कॉम्बैट 10 जुलाई को है, इसमें जरूर हिस्सा लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।